नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि कुमार झा ऋषि झा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने पिछले दो क्लास में भारतीय संविधान की रूपरेखा वो कैसे बनी थी उनकी चर्चा किया था। आज की क्लास में हम संविधान के प्रमुख अनुच्छेद की चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि हमारे संविधान में अनुच्छेद की संख्या 395 है, और फिर मैंने ये भी जिक्र किया था कि कई किताब अनुच्छेद की संख्या 448, 450 से ज़्यादा। ऐसा इसलिए है कि संविधान में आज़ादी के बाद कई बार बदलाव हुए। 1950 से लेकर वर्तमान समय तक कई संशोधन हुए, जिसमें जिस अनुच्छेद में संशोधन होते थे उस अनुच्छेद में क्रमशः ए, बी, सी, डी, ई इस प्रकार कई अनुच्छेद की संख्या हो गई। लेकिन अगर पेपर में पूछा जाए कि अनुच्छेद की कुल संख्या कितनी है तो आपका आंसर होना चाहिए 395, ना कि 448 या 450। ठीक है, आगे हमारे संविधान में कुल अनुच्छेद की संख्या 395 है, लेकिन अगर प्रतियोगिता परीक्षा के हिसाब से पूछा जाए तो तमाम छात्र अगर 45 से 50 अनुच्छेद पर नियंत्रण कर ले, उसे बढ़िया से याद कर ले, उसकी भावनाओं को समझ ले, तो मेरे हिसाब से एक भी क्वेश्चन अनुच्छेद से जुड़ा हुआ नहीं छूटना चाहिए। उसमें सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद फर्स्ट, भारत राज्यों का संघ है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में किस अनुच्छेद में किसी नए राज्य के निर्माण की चर्चा होती है, भारत में कितने राज्य हैं, उसकी भौगोलिक सीमा कितनी है, उसकी चर्चा अनुच्छेद फर्स्ट में मिलती है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता का अधिकार, यानी कि कानून के सामने सबों को समान अधिकार दिया गया है। कानून के सामने ना तो कोई उच्च वर्ग है, ना तो कोई निम्न वर्ग है, ना ही कोई सामंत है और ना ही कोई गरीब है। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत, अनटचेबिलिटी, जो कि समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जातिवाद ये सबसे बड़ा खतरा है, जिसके लिए अनुच्छेद 17 है कि अस्पृश्यता का अंत, ये गलत है। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 कहता है राजा और रजवाड़ों की समाप्ति, यानी कि जो राजा और रजवाड़े हुआ करते थे देश में, वो भी एक आम पब्लिक की तरह जीवन जिएंगे। सभी प्रकार की उपाधियों का अंत, इसे कहा जाएगा सभी प्रकार के उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 जो ये बताता है, इसमें अनुच्छेद 19 में कई प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, लेकिन पेपर में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता की चर्चा किस में है, तो प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19, फ्रीडम फ्रॉम प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता, यानी कि मीडिया पर कोई दबाव नहीं होगा, प्रेस की स्वतंत्रता। 21A, देखिए यहाँ भी ए लगा हुआ है। जिस अनुच्छेद में अल्फाबेट जुड़ा हो समझ लें कि यह आज़ादी के बाद 1950 के बाद संसदीय रूपरेखा के द्वारा, संसदीय बहुमत के द्वारा, संसदीय नियम के मुताबिक बदलाव किए गए होंगे। अनुच्छेद 21A में आता है RTE राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 32, ये वो अनुच्छेद है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा बताया, जिसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार की चर्चा है। इंग्लिश में कहा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पावर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 में है पंचायती राज। वैसे पंचायती राज की चर्चा दो अनुच्छेद में मिलेगी, अनुच्छेद 40 में भी और 243 में। अनुच्छेद 40 में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि पंचायती राज को कंट्रोल में लाने के लिए वो अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकती है। अनुच्छेद 51A, 51A यहाँ भी अल्फाबेट लगा हुआ है, इसका मतलब कुछ बदलाव किए गए। अनुच्छेद 51A में है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज।
हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज वर्तमान समय में 11 हैं, लेकिन जब ये तैयार किया गया 1976 में, उस समय 10 थे। अनुच्छेद 52 52, अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि भारत के राष्ट्रपति पद की चर्चा, भारत के गणतंत्र का प्रधान, भारत के गणतंत्र का प्रधान जो कि गणतंत्र का अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति होते हैं, उसकी चर्चा अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति की नियुक्ति की प्रक्रिया। जैसा कि आप सबको पता होगा, आप लोग 8वीं क्लास में ही पढ़े होंगे कि भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति संसद के दोनों सदनों के द्वारा और राज्य विधानमंडल के विधानसभा के द्वारा वोटिंग प्रोसेस से भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। तो नियुक्ति की प्रोसेस जो है वो अनुच्छेद 54 में है। अनुच्छेद 61 कहता है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसेस की अगर चर्चा किया जाए तो अनुच्छेद 61 है। जैसा कि आपको पता है कि भारत के राष्ट्रपति अगर संविधान के मुताबिक कोई काम नहीं करते तो संसद को इतना अधिकार है कि वो किसी भी सदन में उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया ला सकती है। अनुच्छेद 63 में है भारत के उपराष्ट्रपति पद की चर्चा। भारत के उपराष्ट्रपति पद की चर्चा है। उसके बाद 71 कहता है कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या होगी। अगर आपसे पूछा जाए उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाए, तो चूंकि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति संसद के दोनों सदनों के द्वारा किया जाता है वोटिंग प्रोसेस से, लेकिन हटाने की प्रक्रिया के लिए केवल राज्यसभा के जिम्मेवार है, केवल ये अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो भारत की किसी भी सजा याफ्ता को, चाहे वो फांसी की सजा पा चुका हो या उम्र कैद मिल चुका है, उसकी सजा को कम कर सकता है, न्यूनतम कर सकता है। अगर किसी को फांसी की सजा है तो उसे उम्र कैद में, और अगर किसी को उम्र कैद की सजा मिली है तो उसे 2 साल, 3 साल, 4 साल में तब्दील कर सकती है। अनुच्छेद 74 कहता है कि जो मंत्री परिषद है उसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। 75 कहता है कि मंत्री परिषद की अंतरिम सीमा, जैसा कि आपको पता है कि भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो अपने मंत्री परिषद का विस्तार 10% जहां पहले होती थी अब मैक्सिमम 15% तक कर सकती है। यानी कि भारत में अगर सरकार मोदी सरकार की हो या राज्य में योगी आदित्यनाथ की चर्चा कर ले, तो योगी आदित्यनाथ अपने राज्य में 403 विधानसभा का 15% यानी कि 60 से अधिक मंत्री पद नहीं तैयार कर सकते। उसी प्रकार भारत सरकार की चर्चा हो तो 543 सीटों का 15% यानी कि 81 से 82 सीट मंत्री पद के तौर पर नियुक्त कर सकते हैं, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकते। वो भी अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 2002-03 में लाया गया था, नहीं तो इससे पहले मात्र 10% की सीमा थी। अब कितनी सीमा है? 15% की सीमा है। 76 ये वो अनुच्छेद है जिसमें अटॉर्नी जनरल की चर्चा है। अटॉर्नी जनरल को हिंदी में महान्यायवादी कहा जाता है। ये महान्यायवादी वो हो सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने की योग्यता रखते हो। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को समय समय पर कानूनी सलाह देता है। कई बार मौके मिलने पर सॉलिसिटर जनरल अगर कमजोर पड़ते हैं किसी केस में, तो कई बार अटॉर्नी जनरल भी एक एडवोकेट के तौर पर पेश होते हैं, भारत सरकार का पक्ष रखते हैं। इसे महान्यायवादी भी कहा जाता है। और महान्यायवादी का एक और काम जो पेपर में पूछा जाता है वो ये कि कौन सा ऐसा पद है जो संसद का सदस्य नहीं होने के बावजूद संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, तो वो अटॉर्नी जनरल ही होते हैं। 79 में संसद की संरचना की चर्चा है। पार्लियामेंट का कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, उसके कितने अंग, कितने हाउस, कितने सदन, इसकी चर्चा 79 में है। तो अगर संरचना की चर्चा होगी, कंस्ट्रक्शन की चर्चा होगी, तो आर्टिकल 79 में है। 80 में है संसद की सबसे उच्च सदन की बात हो। वैसे तो काम के लिए लोकसभा बड़ा होता है, लेकिन
अगर ये देखा जाए कि कौन उच्च है कौन बड़ा है, तो संसद का सबसे उच्च सदन होता है राज्यसभा, और राज्यसभा की चर्चा है अनुच्छेद 80 में। तो राज्यसभा की संरचना 80 और लोकसभा की संरचना 81। तो ध्यान में रखें कि 79 संसद की संरचना, 80 राज्यसभा की संरचना और 81 लोकसभा की संरचना। आपने 3 ऐसे अनुच्छेद देखे जो भारत के लोकतंत्र का मंदिर, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, इसकी चर्चा है। जैसे जैसी रूपरेखा केंद्र के लिए संसद की है, वैसे वैसे ही रूपरेखा राज्य में विधानमंडल का है। तो जैसे 79 संसद है, इसमें आप कुछ मत करो, 90 प्लस कर दोगे, तो 90 प्लस करने के बाद यह अनुच्छेद बढ़ के हो जाता है 169। अगर 79 में संसद है तो 169 में विधानमंडल की संरचना है। आसान बन गया, बिल्कुल आसान। 79 को याद रखो, ये अपने आप याद होगा। तो विधानमंडल की संरचना की चर्चा मिलेगी 169 में। 80 राज्यसभा है, कुछ मत करो, इसमें भी आप 90 प्लस कर दो। 90 प्लस करोगे तो ये 170 होगा। 80 में राज्यसभा है तो 170 में होगा कि विधानसभा की संरचना। वैसे जिस प्रकार संसद की राज्यसभा काम करती है उस प्रकार विधानसभा काम नहीं करती, लेकिन फिर भी सभी राज्यों में विधानसभा नहीं होती, विधान परिषद नहीं होते, इस वजह से पहली चर्चा विधानसभा की हो जाती है। तो विधानसभा की संरचना 170 में है। फिर अब 81 में 90 प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 171, और 171 में है विधान परिषद, इंग्लिश में कहा जाए तो लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद की संरचना, इसकी चर्चा 171 में है। इसके बाद ध्यान में एक बात और याद रखना, संसद के 2 हाउस होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ये अलग बात है कि दोनों का चुनाव अलग अलग प्रक्रिया से होता है। लोकसभा आम जनता के द्वारा, वयस्क मताधिकार के द्वारा, और राज्यसभा का चुनाव जनता के द्वारा चुने गए जो विधानसभा के मेंबर होते हैं सभी राज्यों से, उनके द्वारा जो व्यक्ति चुना जाता है वो राज्यसभा में चुन के आता है। तो ये इनडायरेक्ट मेथड में होगा, ये डायरेक्ट मेथड होगा, ये प्रत्यक्ष विधि है, ये अप्रत्यक्ष विधि है। लेकिन ध्यान में रखना, दोनों का सदस्य अपने आप में अंग्रेजी के शब्दों में एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, और हिंदी के शब्दों में इन दोनों का जो सदस्य होगा उसे सांसद कहा जाएगा, संसद का सदस्य या सांसद। लेकिन विधानसभा और विधान परिषद में हिंदी में कहा जाए तो जो विधानसभा का सदस्य होगा वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाएगा, शॉर्ट फॉर्म MLA, और विधान परिषद का जो मेंबर होगा उसे कहा जाएगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, MLC। अब हम आगे की चर्चा कर लें, बीच के 4 अनुच्छेद रह गए थे। 108, जैसा कि आपको पता है 8वीं क्लास में, जब आप क्लास 8 में होंगे वहां भी पढ़े होंगे कि भारत में कोई भी कानून विधेयक से अधिनियम की ओर तभी जाता है जब संसद के द्वारा पारित किया जाता है। संसद के दोनों सदन में ये पास होंगे। कई बार एक सदस्य और दूसरे एक हाउस से दूसरे हाउस के बीच गतिरोध उत्पन्न होता है। लोकसभा पास करती, राज्यसभा पास नहीं करती, और राज्यसभा पास करती, लोकसभा पास नहीं करती। ऐसे कंडीशन में भारत के राष्ट्रपति के पास इतना अधिकार है कि वो संसद के दोनों हाउस को कंबाइंड बुलाए और कंबाइंड बुला के बिल को पास करवा सकते हैं अगर बहुमत का आंकड़ा है तो 108 में है, 108 में संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट मीटिंग, तो संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है यह अनुच्छेद 108 में, और ये राष्ट्रपति बुलाते हैं। 110 में है, जैसा कि आपको पता है कि मनी बिल एक ऐसा कानून जो केवल और केवल लोकसभा पास करती है केंद्र के लिए, और मनी बिल एक ऐसा कानून जो राज्य में केवल और केवल विधानसभा पास करती है। और ये दोनों हाउस, एक ये हाउस और एक ये हाउस, ये दोनों हाउस अपने अपने स्तर पर बिल पास करेंगे और दूसरे हाउस को केवल भेजेंगे, लेकिन दूसरा हाउस
उसे पास करे या ना करे, अगर वो दूसरा हाउस पास नहीं भी करते हैं तो अपने आप में लोकसभा को देश स्तर पर और विधानसभा को राज्य स्तर पर पास करने का एक अधिकार प्राप्त है। तो 110 में है धन विधेयक, मनी बिल। अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 में है राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाना। अध्यादेश का मतलब इंग्लिश के शब्दों में ऑर्डिनेंस, और यह अध्यादेश राष्ट्रपति पास करता है जब कोई कानून संसद के दोनों सदनों से पास नहीं होता है और वो जनमत के हिसाब से सही रहता है, तो राष्ट्रपति के पास इतना पावर है कि वो अपने अधिकार के अंतर्गत 6 महीने मैक्सिमम उस कानून को पास कर सकती है। लेकिन ध्यान में रहे कि राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया कानून 6 महीने तक ही लागू रहेगी, फिर वो अगले अध्यादेश का इंतजार करेंगे। अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 में है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के लिए अनुच्छेद 124 है। जैसा कि आपने 169, 170 और 171 ये 3 अनुच्छेद 79, 80 और 81 से तुलना करके याद किया था, वैसे ही ये दोनों अनुच्छेद इन दोनों को तुलना करके याद कर सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 123 में था अध्यादेश, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो 213 में याद करेंगे अध्यादेश, चूंकि 90 जैसे ही प्लस करते हैं तो वो कानून जो देश स्तर पे है वो राज्य में लागू होना शुरू हो जाता है। तो 213 में आएगा अध्यादेश किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। जैसे 124 में है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, तो राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट की चर्चा 214 में है। 243, 243 अनुच्छेद 243 में आता है पंचायती राज। पंचायती राज के चुनाव की प्रक्रिया, उसके अधिकार क्या होंगे, उसके कर्तव्य क्या होंगे, इन सब की चर्चा मिलेगी 243 में। एक बात और ध्यान रखना, जहां जहां पंचायती राज की चर्चा होगी अनुच्छेद में, उसी में अल्फाबेट के हिसाब से उसी जगह पर लोकल गवर्नमेंट्स की भी चर्चा होगी। लोकल गवर्नमेंट्स के 2 रूप हो गए, एक ग्राम पंचायत और एक स्थानीय निकाय। वैसे ही यहाँ पर भी वही चर्चा होगी, बस अल्फाबेट का अंतर है। तो आज हमने लगभग कितने अनुच्छेद की चर्चा किया है? 3, 3, 6, 2, 8, 3, 11, 2, 13, 3, 16, 3, 19, 2, 21, 4, 25, 3, 28, 3, 31, लगभग 31 आर्टिकल की चर्चा किया है। अगली क्लास में हम तकरीबन 19 से लेकर 20 अनुच्छेद की चर्चा करेंगे, जो पेपर के लिहाज से महत्वपूर्ण है। चाहता तो मैं आज भी चर्चा कर देता, लेकिन ज़्यादा अनुच्छेद होने के बाद आपकी स्मरण शक्ति न गुम हो जाए, इसीलिए मैंने इससे आगे की चर्चा नहीं किया है। आज के लिए इतना ही।